क्या हमारे ये इंटेलेक्ट की तौहीन नहीं है कि इस मुल्क को चंद खानदान ही चला सकते हैं? एक आदमी खुदकशी करने के लिए तैयार बैठा है तो मैं उसको खुदकशी करने से कैसे नहीं रोक सकता हूँ? मुझे समझाए ना जरा। ये ऐसे सही नहीं लग रहा, ये वैसे नहीं लग रहा, फंक्शनैलिटी में इश्यूज आ रहे हैं, बस फिर ये शेप बन गई। रोज का ही हर जगह नाम होता है, सब लोग रोज से ही तैयार होने जाते हैं, स्पेशली ब्राइड्स जो हैं वो कहें जी हम तो रोज से ही तैयार होना है। अब लोग क्या कहते हैं 5000 का फेशियल या 4000 का फेशियल या वट एवर द प्राइस इज, वो आके कराते हैं और कहते हैं 1 महीने तक मुझे अब कुछ करना ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग तलहा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शो का आगाज़ करेंगे। हाँ, हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी बातों से आगाज़ करें, कोड ऑफ द डे से स्टार्ट करें, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क में महंगाई का जो एक तूफ़ान बरपा है, एक सुनामी आया हुआ है जिसमें आवाम गोते खा रही है। उसके बाद समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम आवाम से कहें कि जी आप थोड़ा सा सुख का सांस लें या कोई एक अच्छी बात करें। आप देखें 50% एक बहुत बड़ी वो होता है, एक नंबर होता है जिसमें आपकी बिजली गैस महंगा हो गया। तो आप सोचें तलहा कि आपने BBC की न्यूज़ देखी होगी, उसमें बताया जा रहा है कि गरीब आवाम के मुंह से पाकिस्तान में से दाल तक ले ली गई। ये कहावत थी जब कहा जाता था कि गरीब के लिए दाल रोटी है, अब तो गरीब के लिए दाल रोटी भी नहीं रही है एक वक्त की। सूखी रोटी पे अब गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात हैं, हमने अपने मुल्क को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया है। हमने 1980 से लेकर आज तक IMF से 22 प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिए, 23rd प्रोग्राम है। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक प्रोग्राम था 2013 से 16 तक का जो कंप्लीट हुआ था। तो IMF जानता है कि जो भी वादे किए जाते हैं वो कभी वफा नहीं होंगे, कभी हम अपनी बात पूरी करते ही नहीं है। डॉक्टर जो हमें दवाइयाँ लिख कर दे रहा है, IMF जो हमें दवाइयाँ लिख कर दे रहा है मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए, हम वो दवाइयाँ लेते ही नहीं है और फिर हम कहते हैं हमें दोबारा लोन दो, दोबारा कर्ज दो। लेकिन आई थिंक हम प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन पहले कोट ऑफ द डे क्या है हमारे पास? वर्दा, कोड ऑफ द डे यही कर सकती हूँ तला कि जहाँ इतनी महंगाई चल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे यही मैं एक उम्मीद की किरण अपने व्यूवर्स को कह सकती हूँ या अपनी आवाम से कह सकती हूँ कि जी अपना जो आज है उस पर अफसुर्दा होने के बजाय, उसके ऊपर अफसोस करने के बजाय अपने मुस्तकबिल को बहाल करने की कोशिश कीजिए कि मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आज का सोच के मायूस होते रहेंगे तो अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद कर लेंगे। अग्रीड। और साथ साथ मैं एक और कोट ऑफ द डे अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अल्लाह, उसके महबूब और उसके प्यारों का जिक्र करूँ। तो मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, और ये बड़ा ज़रूरी कॉल है, गौर कीजिएगा, वज़ू करो नौजवानों की तरह, नमाज पढ़ो बुढ़ों की तरह, दुआ करो बच्चों की तरह। क्योंकि हमें सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमसे राज़ी क्यों नहीं हो रहा। हमें अपनी नमाजों पर मज़ीद ध्यान देना होगा और सही तरह इबादत करके अल्लाह को राज़ी करना होगा। मेरे कान में वो बार बार चीख रहे हैं, बड़ी खबर, तो दीजिए बड़ी खबर। बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम, वाहिद अल इलेक्शन करार। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। जवाब में हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली। इलेक्शन इल्तवा पर कप्तान बरहम, इल्तवा को आइन से खिलवाड़ करार दे दिया। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी। शहर के शहर उजड़ गए, 15,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 22,000 से ज़ायद जख्मी, लाखों अफराद बेघर। इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुश्किल वक्त में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बिजली, गैस और भारी टैक्सेस लादने की तैयारी। हुकूमत और IMF वफ्द के मुज़ाकरात फाइनल राउंड में दाखिल। आज हतमी नताइज का ऐलान मुतवक्के। मुआशी मुश्किलात से तंग आवाम पर मजीद कौन सी मुश्किलात का नया पहाड़ तैयार, प्रोग्राम में बताएंगे आप। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। लाहौर की फातिमा ने साबित कर दिखाया। खूबसूरत और जदीद फीचर्स मॉडल रक्षा बनाकर दिखाया और सबको हैरान कर डाला। प्रोडक्ट डिजाइनर फातिमा से आपकी आज मुलाकात करवाएंगे। वाह तलहा, आपने देखा कि रक्षे को किस तरह से मॉडिफाई किया गया है और कह रही है कि ये इसमें नए नए कुछ फीचर्स भी शामिल। पाकिस्तान मॉडिफिकेशंस में मैं कहता हूँ हमारे इंजीनियर्स बहुत टैलेंटेड हैं, इस बात में कोई शक व शुबा ही नहीं है। आज से 15-20 साल पहले ही मैंने ऐसी मॉडिफिकेशंस पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जानिब से देखी हैं
तो मैं समझता हूँ कि उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपनी पाकिस्तानी गाड़ी भी बना सकते हैं, हर चीज़ पाकिस्तानी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं है अपने पैरों पर खड़ा हूँ। शायद यही वजह है कि हम आज तक IMF के पास कटोरा लेके पहुंचे हुए हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नो डाउट, सिर्फ हमें थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे ये आती है कि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे हमें सपोर्ट नहीं करते। अगर सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है, कभी आज हमारे ये हालात ना होते। 5630 कंटेनर अभी भी फंसे हुए हैं पोर्ट के ऊपर और पाकिस्तानी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मास्यूटिकल्स रो रही हैं, एलसीआं खोलो, हमारा माल निकालो, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार। इस वक्त तक 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। फिलहाल नजर डालते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स पर, फिर आगे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे इस बात पे। टॉप ट्रेंड की तरफ अगर हम बढ़ें तलहा, तो टॉप ट्रेंड में तुर्किया, सीरिया, अर्थक्वेक और शाम में ज़लज़ले की तबाही कारियां जो हुई हैं उसकी वजह से तुर्किया और सीरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा टॉप ट्रेंड में शामिल है। WHO ने भी कह दिया है, वहाँ पे बता दिया है कि 40,000 से जायद जो हैं वो अफराद, 40,000 से जायद अमवात, उनका खदशा सामने आ रहा है कि इतने लोग जो हैं वो जान से अपने हाथ धो बैठ सकते हैं। और दूसरी तरफ मुल्क में इमरजेंसी भी वहाँ पे नाफिज कर दी गई है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। और दुनिया भर से मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त तुर्की और शाम के साथ अपने साथ इजहार यकजहती का इजहार कर रही है। इस वजह से ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। और गुज़िश्ता रोज़ तो कुछ ऐसी फुटेजेस मंजर आम पर आई सोशल मीडिया के जरिए जिसको देखते ही इंसान रोने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यकीनन ईमान भी हमारा ताज़ा होता है, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा और कोई है नहीं हमें बचाने वाला। यकीनन वो बड़ी शान वाला है। और ऐसे ऐसे मौजज़ात हुए हैं, जिस तरह न्यू बॉर्न बेबी निकला मलबे के नीचे से, जिस तरीके से बच्चे फंसे हुए थे, उन्होंने वीडियोज़ अपनी बनाई थी, फिर वो बाहर आए, फिर वो वीडियोज़ अपलोड हुई, तो मुझे नज़र आया कि कितना खौफनाक मंजर होता है कि जब आप मलबे तले फंसे हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से दो बहनें जो है वो फंसी हुई हैं। एक बड़ी बहन उनको निकाल लिया गया था, नीचे वाली तस्वीर उनके बाहर आने के बाद निकाल लिया गया, बिल्कुल। लेकिन दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चों को आप देखें, दिल दहल जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे आपने ताला बिल्कुल सही कहा कि ईमान ताज़ा हो जाता है कि बेशक जिससे अल्लाह रखना चाहे उससे कौन चखे, और जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है दुनिया में, उसे ज़िंदगी कोई और ले नहीं सकता सिवाय हमारी रब की। कल भी यही टॉप ट्रेंड्स थे हमारे पास। पहले ज़लज़ले के मुतालिक थे और फिर PSL के मुतालिक थे। आज ही PSL से मुतालिक कुछ है वर्दा? जी बिल्कुल यही है कि PSL A पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए और इसलिए टॉप ट्रेंड में शामिल है। और ऑफिशियल सॉन्ग कल रिलीज किया जाएगा और ये भी फिर एक नया ट्रेंड में आ जाएगा कि सॉन्ग पसंद किया जाता है कि नहीं किया जाता। PSL लीग खेलने गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और अब देखेंगे कि सॉन्ग जब भी PSL का आता है तो पहले कुछ तनकीद का निशाना बनता है और फिर उसके बाद जो है वो लोग उसको एडमिट करते हैं कि ओके फाइन, ये अच्छा है। क्या कहते हैं आप? यकीनन और मैं ये भी सोचने में मजबूर हूँ कि हम किस डायरेक्शन में मुल्क को लेकर जा रहे हैं। खैर, अब क्रिकेट तो हम कर रहे हैं, खास क्रिकेट पे जितना जोर दिया मीशत पे दिया और पे खड़ी। चलें जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ने लगा है और गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। और दूसरी तरफ सियासी मैदान से एक और बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इसी मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, जानना चाहूँगी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है इस लिहाज से कि मेरे ख्याल में इससे इस पूरे सिस्टम को एक तरह से एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी पॉलिटिकली, क्योंकि एक टाइम पे हमने जब इस्तीफे दिए तो हुकूमत ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा हमें ये कहा जाता रहा कि आप लोग असम्बली में आएँ, आप असम्बली में बात करें, आप एहतजाज क्यों करते हैं, आप धरना क्यों देते हैं। तो बिल आखिर जब हमने ये फैसला किया कि रूटीन की कार्रवाई के लिए नहीं लेकिन अगले इलेक्शन के हवाले से केयर टेकर सेटअप के इंतजामात, उसके लिए अपोजिशन लीडर की मौजूदगी ज़रूरी होती है, तो वो ज़ाहिर जेन्युइन अपोजिशन तो हम ही हैं इस वक्त, राजा रियाज साहब तो नहीं है। तो जब हमने वो फैसला किया तो वहाँ उन्होंने फिर इस्तीफे कबूल कर लिए, जिससे मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को एक बहुत बड़ी ब्रेक लगी है कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स को पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करने से रोकते हैं अगले इलेक्शन के लिए, तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला आया है इससे वो एक ब्रीदिंग स्पेस दोबारा मिलेगी और होपफुली अपोजिशन लीडर तरीके इंसाफ का आएगा
और हम अगले इलेक्शन की तरफ जल्द से जल्द जाएंगे। और जब देखें, जब अगले इलेक्शन का माहौल बनेगा ना, आप देखेंगे बहुत सी चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो एक पकड़ धकड़ है, ये जो अफरा तफरी है, और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये बात मेरी याद रखिएगा, मे भी अल्लाह करेगा ये बात सही साबित होगी। जैसे ही आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे और इलेक्शन की फजा बनेगी, आप देखेंगे इस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कनेक्टेड है। अग्रीड। अली मोहम्मद खान साहब, सर जो इस वक्त IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है काफ़ी एक्सपर्ट की जानिब से कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के लिए एक सियासी खुदकुशी साबित होगी, क्योंकि IMF की जो शराइत हैं वो पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे लोअर और मिडिल क्लास के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही हैं। सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, दालों से हमें महरूम कर दिया गया। और हकीकत यह है कि जो हमारी मुल्की सियासत का हाल है उससे कई गुना बदतर हमारी मईशत का हाल है। सियासी और मुआशी सूरत हाल सर इंटरकनेक्टेड हैं। मेरा सवाल यह है कि सर ऐसी जमहूरियत से, ऐसी सियासी हालात से तो अच्छा है कि यहाँ मुनारकी होती, बादशाहत होती, कम से कम लोगों को 2 वक्त की रोटी तो मुयसर होती। क्योंकि इस वक्त जो सियासी मुआशी हालात हैं, हर पाकिस्तानी कह रहा है कि अल्लाह हम पे रहम फरमाए। ऐसा ही लग रहा है कि हमारे ऊपर भी एक जलजला आने वाला है सर। तो क्या अब बादशाहत नहीं है तो सर खुल के होना सर, सामने आ जाए ना। जो पीछे छुपकर बादशाह बना बैठा है उसको कहिए कि सामने आइए, ये आपका ये कुर्सी आपकी बड़ी प्यारी सी, इस पे बैठ जाइए और आप बादशाह बन जाइए ओपनली सबके सामने। सामने किरदार बदल रहे हैं, बादशाह गोर तो वही हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल जमातों की इन पर्टिकुलर बात करना चाह रहे हैं तो मुझे आप ये बताएं उनमें कौन सी जमहूरियत है। परसों जो फोत हुए, दफन हुए हैं शरीफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, एक बात वो बड़ी सच्ची करते थे। वो कहते थे आप मुझे जमहूरियत करते हैं, आपकी जमातों में जमहूरियत किधर है? पिछले 35 सालों से वही लीडरशिप है, 40 सालों से वही लीडरशिप है, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके पोते आ रहे हैं। क्या ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम जैसे आप जैसे, क्या हमारे ये इंटेलेक्ट की तौहीन नहीं है कि इस मुल्क को चंद खानदान ही चला सकते हैं? हालांकि अगर आप तारीख उठा के देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म वॉज एन आउटसाइडर, ही वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। मेहनत के बलबूते पे बढ़े, मेहनत के बाद वो बने, वो रोल्स रॉयस भी उन्होंने खरीदी, मेहनत से खरीदी। वो इस वजह से कायद आज़म नहीं है कि उनके वालिद कायद आज़म थे, वो इस वजह से कायद आज़म है कि वो द मैन ऑफ स्टैचर। तो हम तो सब कुछ भूल गए ना, हम तो पता नहीं कोई नई तारीख लिख रहे हैं, क्या करें। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए और जमातों के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए और डेमोक्रेसी अंदर और बाहर दोनों जगह। अली मोहम्मद साहब, आपसे इलेक्शन की बात करें तो आपसे पूछना चाहूंगी कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं या डेट अनाउंस करें। आपको क्या लग रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जैसे रद्द कर दिया, अगर वो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं कि हम इलेक्शन करवा सकें और सदर मुमलिकत की बात को उन्होंने रद्द कर दिया, तो इसमें क्या कोई कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं? और आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल क्या होगा फिर? मुझे इसका एहतमाल कम लगता है कि आर्जी तौर पे तो आप कुछ बयानात वगैरह तो आ सकते हैं इस तरह आगे पीछे, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो मेरे ख्याल में आइन के मुताबिक ही वो जाएंगे, उनको जाना भी चाहिए। और सदर मुमलिकत ने जो खत तहरीर किया है, कल एक प्रोग्राम में मेरे से सवाल भी हुआ, हमारे एक भाई हैं पीपल्स पार्टी से, उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत उन्होंने खत लिखा है। तो फिर भाई हमारे वकील भी हैं, फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं तो आप जितना पढ़ा लिखा या काबिल नहीं हूँ, लेकिन सदर पाकिस्तान ही का तो काम है। जब वो ओथ लेते हैं आर्टिकल 42 के तहत, जो उनका ओथ है, ओथ का एक हिस्सा है कि दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत कहते हैं। तो जब उनको ये लगता है कि आर्टिकल 224 के तहत जो 3 महीने के अंदर इलेक्शन होना है, अगर वो नहीं हो रहा तो वो तो ओथ उनको पाबंद करता है सदर मुमलिकत को कि वो इसको इंश्योर करें एज हेड ऑफ स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट ना हो। मेरे ख्याल में इनको करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसमें हुकूमत का रोल कम है। इलेक्शन कमीशन ने अगर बोल्ड फैसला कर लिया, जो होपफुली वो करेंगे, तो हुकूमत को दे विल हैव टू टो द लाइन। सर, टॉप ऑफिशियल्स अगर अपने हलफ की पासदारी करें ना, तो हमारे मुल्क के ऐसे हालात ना होते सर। अब आपने सर शुरू में अपने आगाज में कहा कि इलेक्शन से मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो मुआशी हालात है ना सर,
लग ये रहा है कि इलेक्शंस डिले होते रहेंगे, इकोनॉमिक एमरजेंसी लगा दी जाएगी, केयर टेकर सेटअप को ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि अगर मुल्क के हालात ऐसे हो, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, तो बिल्कुल डिले हो सकता है, कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो इलेक्शन आपको, मुझे नहीं लग रहा कि इस साल के आखिर से पहले ये इलेक्शन होंगे। सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे जो एक चीज़ अगर हम अपने जहन में क्लियर कर लें कि हम ये कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट और रियासत और ये इस तरह की जो डिस्कशन होती हैं, देखें हम सब रियासत हैं, आप, मैं, हमारा कोई सिविल जज, हमारा कोई, आपके मुंह में घी शक्कर सर। तो जो असल स्टेक होल्डर हैं, देखें असल स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम है, और अल्लाह भी कुरान में फरमाते हैं कि वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि जब उनमें कोई मसला आता है ऐसा जिसको हल नहीं कर सकते तो वो आपस में मशवरा, और मशवरा क्या है? 22 करोड़ अवाम का मशवरा एक इलेक्शन है। बाकी तो सब उस रियासत के हाथ हैं और उसकी आंखें हैं और उसके औजार हैं, चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो कला है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आप लोग हैं, साथी है। तो हम सब ने मिलकर इसको, लेकिन असल स्टेक होल्डर कौन है? वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए इस वक्त तरस रहा है। मेरे ख्याल में ये जो बात होती है ना कि इसको डिले, जितना डिले करेंगे ना, देखिए मसला और ख़राब होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक मरीज है, वो अस्पताल में बीमार हुआ, कोई डॉक्टर आया, उसने उसको इलाज किया, बड़ी मुश्किल से ठीक कर दिया, पैरों पे खड़ा हो गया, चलना हो गया, शुरू हो गया। पुराना डॉक्टर फिर आ गया, फिर उसने उसको आईसीयू में पहुंचा दिया। तो ये वही हो रहा है। हमने देखें मईशत तबाह हाल मिली 2019 में, यही 3, 4, 5 अरब डॉलर पे हम बैठे हुए थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, और उसको 17-18 पे पहुंचा दिया। बाकी सारे उस पर लंबी बहस में नहीं जाता, आपका टाइम कम होता है। तो जब 6 की जीडीपी पे पहुंचा दिया तो वही पुराना डॉक्टर फिर लाया गया और उसने फिर उसको आईसीयू में पहुंचा दिया। अब आप बताएं, इसमें इमरान खान का, मेरा या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या हमारी जमात का क्या कसूर है? हमने तो खड़ा कर दिया था 6 पे, इंशाल्लाह दोबारा करेंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये कहना कि यही मरीज अब आईसीयू तक पहुंचा दिया, अब कब्र तक पहुंचाना है, क्या करना है? सर जी, वेंटिलेटर पे डाल दिया है, अब तो ये बात है। आखिर में चाहते थे ये सवाल करना चाहूंगी अली मोहम्मद खान साहब कि आपकी जेल भरो तहरीक के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स आया और उससे कोई फायदा होगा? ये गिरफ्तारियों का सिलसिला तो फिर से शुरू हो गया है। देखिए, ये तो मसला चलता रहेगा, और ये इशू मेरे ख्याल में वही बात है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मसले हल होंगे, क्योंकि ये क्विक फिक्स मेथड्स हैं। इस तरह से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मारो घुटना फूटे आंख, तो ये हल नहीं है इन मसाइल के। जैसे कल इंतहाई शरीफ और इंतहाई मिलनसार और सबके भाई हैं अमर डोगर साहब, वो अपोजिशन को भी साथ लेके चलते थे सबको, जिस तरह उनको कल गिरफ्तार किया गया। आप मुझे बताएं, हुकूमती जमातों में से जो सियासी लोग हैं, एक भी इस बात को ओन नहीं कर रहा, जिस तरीके से आमिर डोगर के साथ किया गया या फवाद चौधरी साहब के साथ किया गया। आमिर डोगर तो सबका एक बहुत ही प्यारा भाई है, कल उसको जिस तरह उठाया गया, तो ये चीजें जो हैं ये सिस्टम को और गंदा कर रही हैं। देखें, जितना गंद डालेंगे और गंदा होगा। वाहिद तरीका ये है कि व्हाट हैज बीन रॉन्ग शुड बी अनडन, और अनडन करने का एक ही तरीका है, वो है कि आप इलेक्शन में जाएं, आवाम के पास जाएं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, जितना इसमें गंदा करेंगे इसको उतना ही होगा। सबसे बेहतरीन तरीका है साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं ताकि तमाम मसलों का हल निकल सके। लेकिन जितना गंदा पाकिस्तान आज हो चुका है, कभी तारीख में नहीं था। अल्लाह रहम फरमाए। कुंवर दिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनसे पूछते हैं सदर पाकिस्तान के खत के हवाले से। कुंवर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम अर्ली मॉर्निंग। सर, ये बताइए, प्रेसिडेंट के खत से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन पर कोई असर पड़ेगा या फिर ये बस खत ही रहेगा? देखा जी, सदर ममलकत अपनी रियासत के ज़हर फेडरेशन के सदर हैं, उनका जो एक तजवीज़ दी है उन्होंने, और बड़ी अच्छी खुशहाल तजवीज़ दी है, और उन्होंने तवज्जो दिलवाई है इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी, दोनों गवर्नर्स को भी, कि आप आइन और कानून की रोशनी में अपने फैसले करें। लेकिन असूली तौर पर हमारा जो आइन जो है वो रियासत के मफादात का तोहफ़ा देता है और रास्ते भी दिखाता है। अगर हालात ख़राब हो जाएं, नागुज़ीर हालात पैदा हो जाएं, और आप आइन की जो है उस पर पासदारी करने के मामलात ऐसे सामने आ जाए जिससे आइन की जो है पासदारी ना हो सके, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये, जो इलेक्शन का मामला जो है ये बड़ा एक इंतहाई नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 218 के तहत ये पाबंद है कि जनाब ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि सबके करप्ट प्रैक्टिस भी ना हो, और इसके बाद साफ और शफाफ इंतखाबात की जमानत दी गई है 218 के आर्टिकल में। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में भी सारे हालात को देख रहे हैं, जैसे आपके सामने है, मुल्क में हालात दुरुस्त नहीं नजर आ रहे, सियासी जमातों में भी इंतशार और फशार है,
और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है, माशी हालत बदहाली की तरफ जा रहे हैं। पख्तूनख्वा जो हमारा जो सूबा खैर पख्तूनख्वा है वहाँ शदीद तरह की दहशतगर्दी हो रही है। ये सारे मामला तो गवर्नर ने भी देखने और इलेक्शन कमीशन ने भी देखने और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के खत की रोशनी में भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन तमाम सूरत हाल पर गौर करेगा। लेकिन एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा आइन का आर्टिकल जो है 224 और इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 157 जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ को जो एक वक्त में इंतखाबात होते हैं उसकी तारीख जो मुकर्रर की जाएगी उस पर इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट की मशावरत से तारीख मुकर्रर की जाती है। अच्छा, आपको बड़ी हैरानगी होगी जनाब, मैं एक गुजारिश करूँ ना, आपको बड़ी हैरानगी होगी कि पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान ही तारीखें दिया करते थे इलेक्शन की, बस असदर लगाड़ी साहब हो जाए या इमरान खां हो जाए या इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब हो जाए, तो उन्होंने अपनी तारीखें खुद दिया करते थे पाकिस्तान की असली। तो मुझे लग रहा है 58-2 भी जब प्रेसिडेंट से लिया था तो उस वक्त ये पावर भी ले ली थी। अब ये इलेक्शन कमीशन की मशावरत से होता है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ हो गया प्रेसिडेंट पाकिस्तान। लेकिन गवर्नर के बारे में जो मैंने 18वें अमेंडमेंट में गवर्नर के बारे में जो लिखा आर्टिकल 105 वहाँ वो तरमीम करना भूल गए। वहाँ भी ये लिखना चाहिए था कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से जो है वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख तयन की जाएगी। वो आर्टिकल 105 वह सारे इख्तियार दे दिए गवर्नर को कि जनाब गवर्नर जो है वो तारीख मुकर्रर करने का मिजाज है। अब गवर्नर जो है वो ज़ाहिर है वो तमाम अपने सूबों की सूरत हाल देखते हुए अभी वो तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं। तो ये हम लेकिन आर्टिकल जो हमारा 234 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आइन का आर्टिकल नागुज़ीर हालात की वजह से अमल दरामद ना हो सके, इसमें सैलाब है, जलज़ला है, हंगामी हालात हैं या जंग छिड़ जाए, तो ये सारे मामला में कहा गया अगर वो आइन के आर्टिकल पर आप अमल दरामद ना कर सके हों नागुज़ीर हालात की वजह से, तो आइन से इनराफ नहीं है। अब हमारे दोस्त बार बार कह रहे हैं कि जी 90 डेज क्रॉस कर जाएंगे, 91 डे हो जाएगा तो आर्टिकल 6 ला जाएगा इलेक्शन कमीशन पर। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, हम आप जिम्मेदार होंगे। आप जिम्मेदार कैसे होंगे? आर्टिकल 234 साफ तौर पर कहते हैं कि हालात के मुताबिक अगर नागुज़ीर हालात पैदा हो जाएं तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। 90 डेज की 100 दिन भी हो सकते हैं, 120 दिन भी हो सकते हैं। तो ये तो ऐसा मामला नहीं था। खत लिखना अच्छा हुआ, खत लिखने से तवज्जो हो गई और एहसास हो गया, उस खत का एक खुशआइंद कदम उठाया उन्होंने और तो इलेक्शन कमीशन दोनों गवर्नर बैठ के मशवरा करेंगे कि फेडरेशन की अलामत है सदर पाकिस्तान, उन्होंने हमारी तवज्जो मबसूल कराई तो हम भी हालात के मुताबिक कोई फैसला सही आगे तवज्जो दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सारे आइन के ज़िम्मे में क्लियर कर दिया कि अगर हंगामी सूरत हाल होती है या हालात ठीक नहीं होते तो इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं और अभी फिलहाल लग यही रहा है कि हुकूमत यही कर रही है और यही करेगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब उतार चढ़ाव के सेगमेंट में हम कुछ बात कर लेते हैं। IMF की चारों तरफ IMF ही चल रहा है। IMF हुकाम से होने वाले मुज़ाकरात पर खबर ये है कि वज़ारत ख़जाना में गैस के शुबे में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान असर जो तैयार हुआ है असर 9 का, उसको क्योंकि IMF का मुतालबा है कि गैस की कीमत को आलमी मार्केट के करीब लाया जाए और गैस के शुबे में नुकसानात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, पावर सेक्टर का कुल सर्कुलर डेट इस वक्त 4000 अरब के करीब है, जिसमें बिजली और ऑयल का 2600 अरब है, गैस का 1400 अरब है। तो पूरे पावर सेक्टर की डेट मैनेजमेंट का प्लान मांगा गया है, न सिर्फ गैस का और न सिर्फ तरक्याती बजट में कटौतियां हुई हैं, हर बजट में कटौती हुई है। यहां तक कि डिफेंस एक्सपेंस की कटौती की बात हो रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज बरतानिया से पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे 9 तारीख को और फिर उनसे मुशावरत के बाद आने वाले रोज कल इसको फाइनल हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन इस वक्त तक भी मेमोरेंडम फाइनल नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन मुझे रोना इस बात पे आता है कि जो काम हमारे हुक्मरानों का था, हमारे लीडरान का था, हमारे सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदों का था, वो IMF आके हमें आईना दिखाता है कि उठ जाओ, क्या कर रहे हो, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हो, कब तक इस तरह उधार पे चलते रहोगे। खैर, उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमर हयात साहब सीनियर रिपोर्टर हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के। उमर, बताइएगा कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ, लग यही रहा है कि वो हमें आईना दिखा रहे हैं
और हम अपने एक्सपेंसेस, अपनी ऑफकोर्स फिजिकल साइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब तक अपने खराजात कम नहीं करेंगे। देखा ये जाता है कि मिनिस्टर साहब जो हैं वो 25 लाख की रोलेक्स पहने हुए, 5 लाख का सूट पहने हुए, 6 लाख का जूता पहने हुए अपने मुल्क के लिए पैसे मांग रहे होते हैं, और पैसे देने वाले कहते हैं तुमने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया, आप कैसे करोगे? जी उमर। जी बिल्कुल तलहा, आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में हमेशा से, यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक मालियाती जो मामलात हैं उनमें पाकिस्तान हमेशा पीछे रहा है, क्योंकि मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ हमेशा रहा है और हमेशा जो है वो हमारे जो अखराजात हैं वो हमारी आमदन से ज़ायद रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब महसूलात की बात करते हैं तो अमीर तबका जो है वो टैक्स एवेजन करता है, जिसकी वजह से बोझ सारा का सारा एक गरीब आदमी पर पड़ता है। और गरीब क्योंकि जो एक माचिस भी अगर ख़रीदता है तो उस पर भी वो 17% GST जो है वो देता है, लेकिन अमीर उसको कई तरीके आते हैं टैक्स एवेजन के, वो बाबू के साथ मिलकर जो है वो अपना टैक्स कम देता है, जिसकी वजह से आम आदमी को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब IMF के साथ जो मामलात हैं, IMF आईना क्यों दिखा रहा है हमें, हम अगर देखें तो इससे पहले 2019 में IMF के साथ ये मुआहिदा हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक ये जिस फंड सहूलत प्रोग्राम का ये नया जायज़ा है, 8 जायज़े इसके मुकम्मल हो चुके हैं। और हर जायज़े में, क्योंकि हर 3 महीने के बाद इसमें रिव्यू होना होता है, हर जायज़े में IMF हुकूमत से नए मुतालबात करता है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो IMF के साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करती है उस टर्म्स एंड कंडीशन पर हुकूमत अमल नहीं करती, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। अब जो नवा जायज़ा है, यानी 7th और 8th रिव्यू हमारे लिए मुश्किल था, हमारे लिए 6ठा रिव्यू जो है वो मुश्किल था। और ये इसलिए मुश्किल थे क्योंकि IMF जिन चीज़ों पर एतराज़ उठाता था उन एतराज़ात को हमने कवर नहीं किया, बल्कि हमने जो वादे किए उनसे रूगर्दानी की, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए। तो कल जो धमाका एक्सपेक्टेड है वो छोटा धमाका है, बड़ा धमाका है, मजीद बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। ये लग रहा है उमर के कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होने वाला है आने वाले रोज में। देखिए, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा IMF के तरफ से है, और अगर गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होता है और पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगता है तो फिर यकीनी तौर पर महंगाई का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अवाम पर गिरेगा। और ख़ास तौर पर जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनका जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा, क्योंकि एक 2 वक्त की रोटी अगर एक इंसान, एक मज़दूर अपने बच्चों के लिए कमाता है तो उसके लिए उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अमीर तबका जो है, क्योंकि वो उस तरीक़े से जिन चीज़ों को वो लेता है और उसकी जो आमदन है वो ज़्यादा है और वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा कि अब जिसके पास पैसा है वो सर्वाइव कर सकेगा, जिसके पास खर्चा है वो कर मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉम्ब हमारे ऊपर गिरने वाला है और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके का अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या होगा। खैर आगे मजीद बात करेंगे। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। सबसे पहले जानना चाहूँगी शब्बर जैदी साहब, ये बताइएगा कि गैस शोबे का सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद हो चुका है और गैस पर सारिफीन के लिए रियायती सब्सिडी भी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। 60% और 70% रेट बढ़ा तो इंडस्ट्रीज तो तबाही हो जाएंगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है जब्बर जैदी साहब कि नेपरा ओगरा को ऑटोनोमस करो, और सिर्फ गैस नहीं, पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ गैस के लिए नहीं कहा जा रहा। आपकी नजर में हम होश में आएंगे सर? देखिए, बात ये कि जिस तरह से हमें मजबूरी में IMF में जाना पड़ रहा है, तो ये तो मजबूरी की बात है। अब इसमें फर्क पड़ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो लोग एक गुर्बत के लेवल से नीचे चले गए हैं उनको किसी तरीके से कंपनसेट करे, चाहे वो राशन कार्ड्स के थ्रू करे या किसी और तरीके से करे। मगर ये गवर्नमेंट मुझे बेहिस लगती है, इनको ये बात का अंदाजा नहीं है। मगर अब कोई इकोनॉमिक तरीका, जो आम तरीका होता है इसको आम आदमी को बचाने का, वो मेरी नज़र में कोई नहीं है। आपको स्पेशलाइज्ड टारगेटेड काम करना पड़ेगा। ये बताइए कि हुकूमत IMF को बदनाम क्यों हो रही है? क्या IMF की शराइत ही ऐसी हैं कि उन्हें पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं थी? हमें तो पता था। अगर लोग
गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी और लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो बेवकूफ़ बन रहे थे, तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा उनको। मगर जो पाकिस्तान की आज हालात हैं, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान अगर IMF में नहीं गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, और अगर पाकिस्तान अगर IMF में गया और उसके बाद भी अपने आप को सही नहीं किया तो भी डिफॉल्ट करेगा। तो ये तो अब बेकार की बात है कि हमारे पास IMF के अलावा क्या रास्ता है। ये सब किताबी बात है। ज़ैदी साहब, कि हुकूमत तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, क्या इस पैसे से कोई फायदा हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए वो तो बेकार की बात है ना। हमारा मसला रुपए का है ही नहीं। तरक्याती बजट तो रुपये में होता है, हमारा मसला डॉलर का है। तो तरक्यात, ये बेकार की बातें हो रही हैं बेसिकली। देखिए पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, मैं ये बात पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, और इन लोगों को समझ नहीं आ रही। बेसिकली ये मुनाफिक किस्म के लोग हैं जो सही बात कहना नहीं चाहते। ठीक है, फिर ना मतलब ये हमारे में बात कर रहा हूँ, मुनाफिक जो कह रहा हूँ वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रहा। कि मैं देखिए एक आदमी जो कि पढ़ा लिखा है, अगर वो आगे नहीं देख सकता तो वो जाहिल हुआ ना। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए थे, जिनको क्या नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान किस तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने तो 2021 में ये बात कही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा है। अब ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे ये मुनाफिक हैं या नालायक हैं, इनको नजर नहीं आ रहा था। अब ये सारे परेशान बैठे हुए हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज अनहोनी नजर नहीं आ रही। अवाम को भुगतना पड़ेगा। मगर ये याद रखिएगा, जिस इलाके में हम बैठे हैं, पाकिस्तान का जो अवाम है, स्पेशली जो सिंधी और पंजाबी जो अवाम है, ये कभी इनकलाबी नहीं हो सकती। ये मार खा लेंगे मगर मिडिल क्लास तो ख़त्म हो चुकी है। और ऐसी रियासत जहाँ पहले ही सेहत और तालीम के शोबे को सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया जाए, खुराक मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक हम सूरत हाल जानते हैं कितना नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। क्या करना चाहिए हमें ज़ैदी साहब? व्हाट डायरेक्शन शुड वी, व्हाट अप्रोच शुड वी अडॉप्ट? भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आज आम आदमी की जिंदगी है वो और खराब से खराब तर होगी। जब आपकी आवाम और आपका हुकूमत दोनों मिलकर कुछ करना नहीं चाहती तो कैसे सही होगी यार? मुझे बताओ ना। मैंने मिसाल के तौर पर कहता हूँ, एक सिंपल बात है। मैंने बड़े अरसे से कहा कि डे लाइट इस्तेमाल करें, नहीं करते ना हमारे लोग। दुकानें बंद नहीं कर रहे, डे लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई काम तो नहीं कर। जब एक आदमी खुदकशी करने के लिए तैयार बैठा है तो मैं उसको खुदकशी करने से कैसे रोक सकता हूँ? मुझे समझाए ना जरा। पाकिस्तानी तो खुदकशी कर रहे हैं ना, ये तो खुदकशी खुद कर रहे हैं ना, इनको गवर्नमेंट थोड़ी करा रही है। ये तो वो कौम है जो खुदकशी करने जा रही है, क्योंकि ये समझ रहे हैं, इनका ये ख्याल है कि जब ये भूखे नंगे होंगे तो बाहर वाला आके की मदद कर देगा। शायद कर दे, मगर मुझे नहीं लगता कि आप करेगा। देखिए हम रोते गाते गए थे ना जेनेवा में कि जी हमारे सलाब में लुट गए, बढ़ गए, हमारा आधा बोल सलाब में। इसको क्या कहते हैं? भीख मांगना किसे कहते हैं? एक फकीर जो होता है, जब आपको मिलता है क्लिफ्टन की चौरंगी पर, तो वो आपको यही कह रहा होगा ना, बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को रोटी नहीं है, चाहे उसके बच्चे भूखे हो या नहीं, मगर वो इस तरह भीख मांगता है ना। तो हमने जेनेवा में जाके क्या कहा था कि हमारा आधा बोल पानी भरा हुआ है। कहाँ बोल में पानी भरा हुआ? दिखाए मुझे जरा पानी किधर है। तो हम झूठ भी तो बोलते हैं ना बेसिकली। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साहब ने। FBI शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कि 1.5 साल से कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब आपको लग रहा था कि हम IMF की शराइत मानने के बाद सही तरीके से चल पाएंगे उन पर, कि उन्होंने कहा है कि अगर तब भी हम नहीं सुधरे तो 1980 से लेकर आज तक आप उनकी शराइत नहीं मान सकें, आज कैसे मानेंगे? वजह यही है कि हुक्मरान अपने अखराजात खत्म नहीं करना चाहते। फिस्कल डेफिसिट क्रिएट ही तब होता है जब एक्सपेंसेस हुकूमत के ज्यादा हो, उनके रेवेन्यू कम हो। एक आम आदमी जब अपना बजट बनाता है वर्दा, तो वो देखता है कि मेरे कितने पैसे मेरे पास हैं, महीने के एंड में मैं कितना कमा रहा हूँ, उस कमाई के हिसाब से अपना बजट बनाता है। हुक्मरान क्या करते हैं? वो कहते हैं कमाई जाए भाड़ में, पहले देखो अखराजात हमारे कितने हैं, हमें कितनी गाड़ियां मंगवानी है। 200 से ऊपर शहबाज शरीफ साहब बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवा चुके हैं, न जाने क्यों। अब वो अपने अखराजात कम नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है? कमाई तो है नहीं इतनी, पैसे तो है नहीं जितने इन्होंने अखराजात बना लिए हैं। फिर आता है बजट डेफिसिट, बजटरी खसारा, यानी बजट तैयार हो रहा है 3,500 अरब का, पिछले साल बजट डेफिसिट था। इस दफा IMF कह रहा है अपने डेवलपमेंट्स बजट कट करो, अपने एक्सपेंसेस कट करो, अपने ट्रेड को बेहतर करो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करो, अपने टैक्सेस को बेहतर करो, सब्सिडी खत्म करो, आवाम की मत सोचो, मेरे पैसे की सोचो जो तुम्हें वापस देने हैं। पाकिस्तान को 2027 तक हर साल 35 अरब डॉलर देने हैं, जिसमें से 25 अरब डॉलर डेट सर्विसिंग है और 10 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए है, जिसकी वजह से 35 अरब डॉलर हर साल लाना इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि अपने पैरों पे खड़े हो। फॉर एग्जांपल 25 अरब डॉलर आपको
गैर मुल्की पाकिस्तानी हर साल भेजते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में। जो आपका ब्यूरो है जिसका काम है कि पाकिस्तानियों को बाहर नौकरियां दिलवाना, वो सो रहा है। अगर वो काम करता तो शायद ये 25 से 30-35 हो रहे होते, लेकिन सैडली हो नहीं रहा। अफसोस की बात यही है। खैर आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं तुर्की और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया है उससे हज़ारों अमवात हुई हैं, लेकिन सानिया के बाद दूसरा सानिया ये है कि मुकामी हुकूमतें बेबस हैं। आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे लोगों की मदद की जाए। घर रह जाने के बाद अपने ज़ख्मों को रोएं या बिछड़े हुए लोगों को रोएं, अपने जो लवाहिकीन हैं उनको रोएं। बहुत ही एक अफसोस का मकाम है, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। सगीर राम में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं टर्की से हमारे साथ, तुर्किया से। सगीर बताइए लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, आपका ताज़ा इन्फॉर्मेशन क्या है? अच्छा, और मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। जी सगीर बताइए। जी बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़यात यहाँ देखने में आ रहे हैं, रिकत अमेज़ मनाजर हैं। और जो तीसरा चौथा दिन स्टार्ट हो गया हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। और रेस्क्यू की 1 लाख अफराद जो वर्कर्स हैं, जो ट्रेंड वर्कर हैं, वो इस वक्त मुतासरा इलाकों में अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि अफराद को मलबे तले से ज़िंदा बचाया जा सके। और इस वक्त आफात की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है हलाकतों के हवाले से, वो तुर्की में जो ज़ल्ज़ले से हलाक शुदगान की तादाद जो है वो 13,395 है, और शाम में जो हलाकतों की तादाद वो 3,030 है। और जो ज़ख्मी अफराद की तादाद तुर्की में जो रिकॉर्ड पर अभी तक आई है वो है 62,700, और तकरीबन 17,000 ज़ख्मी अफराद शाम में हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस खित्ते में जो वकूफ़ पज़ीर हुआ है। और जो तखमीना लगाया जा रहा है इब्तदाई तौर पर $5 बिलियन का ये जो मटेरियल का लॉस है, यानी जो इमारतें गिरी हैं या जो वहाँ नुकसान हुआ है, ये इब्तदाई तखमीना है। और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल रिहेबिलिटेशन और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सगीर राम हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती साहब आपकी जाने बढ़ूंगी, अभी बताइएगा कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारी बनती है, तरह से आगे बढ़ के हमें मदद करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ले ने दिल दहला दिए हैं, हौलनाक तबाही है और ऐसे दिलदोज़ मनाजिर हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। वो मनाजिर मीडिया के ज़रिए भी काबिल दीद नहीं है। सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मीडिया और वहाँ का मकामी सोशल मीडिया मलबे तले दबे हुए मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों, आम इंसानों की जो चीखें सुना रहा है, उसके लिए जिगरा चाहिए सुनने के लिए। बहुत ही तबाह कुन सूरत हाल है। ऐसी तबाह कुन सूरत हाल में अरब व अजम के तमाम मुस्लिम ममालिक की कलीदी और बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि तुर्की की मदद करें, वहाँ के तमाम मुतासरा इलाकों के अंदर अपने फौरी तौर पर डेलीगेशन भेजें जो वहाँ के लोगों के लिए बोझ ना बने, बल्कि वहाँ के लोगों की ज़बरदस्त मदद करें। शाम का हल्ब मेरा खुद देखा हुआ शहर है, इस वक्त मलिया मेट हो चुका है। ये तुर्की की फलक बोस इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। अरब कंट्रीज़ को ख़ास तौर पर चाहिए, जो नेबर कंट्रीज़ भी वहाँ पर लगती हैं, उन तमाम कंट्रीज़ को, और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात कही, फ़िज़ाई पुल कायम कर देने चाहिए। वहाँ पर रेड क्रॉस के, हलाल अहमर के और अक़वाम मुत्तहिदा के, OIC के, अरब लीग के नुमाइंदे पहुँचने चाहिए, वर्कर पहुंचने चाहिए। पाकिस्तान की जहां हम बात करते हैं, ठीक है, यहां से अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी का दस्ता गया, वजीर आजम का फंड कायम हो चुका है, मगर यहां की रिफाही फलाही तंजीमों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं यहां जरूर याद करवाना चाहता हूं, जब भी तुर्की पर मसला आया तो मुसलमानान हिंद की ये तारीख रही है, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के ज़माने से लेकर के, कि मुसलमानान हिंद ने तुर्किया की भरपूर आगे बढ़ कर के मदद की है। विफाकुल मदारिस को पाकिस्तान की तमाम मसाजिद और मदारिस में दुआओं की इज्तिमाई अपील करनी चाहिए। मैं और आप, हम तमाम मस्जिदों में दुआएं भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर अवामी सतह पर इमदाद की ज़रूरत है, और यकीनन है, वो इमदाद भी हमें लाजमी करनी चाहिए और अरब कंट्रीज़ को करनी चाहिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए। ये वक्त है ढारस बंधाने का। तुर्क सदर ने बाकायदा अपील कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उम्मत को अपने अखुव्वत इस्लामिया का
ईसार का, बहादुरी का और आगे बढ़कर मदद और नुसरत का तवाना जज्बा इस वक्त तुर्की को दिखाने की जरूरत है। मलबे तले अफराद को रेस्क्यू पहले नंबर पे किया जाए, जो वहां पर खेमों के अंदर आए या जो जिस तरह से आकर के यहाँ पर लोगों के महल्लों और इलाकों मुफ्ती साहब हकीकत मुफ्ती साहब माजरत, सो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तो पहले ही तितर बितर है। उम्मत मुस्लिमा तो पहले ही मुश्किलात में घिरी हुई है। उम्मत मुस्लिमा कैसे आएगी आगे? यूनिटी कहाँ है हमारे अंदर? हमारा एका कहाँ है हमारे अंदर? हम तो बहुत सारे हिस्सों में बट चुके हैं मुफ्ती साहब। यकीनन ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, इसमें कोई शुबा नहीं कि हम इस वक्त तफरक़ेबाजी का भी शिकार हैं। इस वक्त हम बहुत सारे इंतशार का और आपसी इख्तिलाफात का भी शिकार है, लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम है कि ये उम्मत मुस्लिमा चाहे कितने ही गिरे पड़े हालात के अंदर क्यों ना हो, इस तरह के इंसिडेंट और इस तरह के हालात में आगे बढ़कर ताउन पेश करना गिरे पड़ी हालत होने के बावजूद भी हमारा रिकॉर्ड रहा है। इसको आप देख रहे हैं हालिया पाकिस्तानी सैलाब के अंदर, अल्लाह का फजल है, आप ये क्रेडिट दें। और मैं आपसे जरूर ये बात कहूंगा, मजहबी तबके ने हालिया सैलाब के अंदर आगे बढ़ करके तमाम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों की मदद की है। इसी तरह बाहर के कंट्रीज ने भी मदद की है। ये अलग बात है कि हमारे मुल्क की हालात और हमारे सियासतदान और हमारी हुकूमतों की करप्शन है वो अपनी जगह पर, लेकिन आम मुसलमान दिल के अंदर दर्द रखता है, अपने सीने के अंदर दिल रखता है और दर्द दिल और कोढ़न के साथ मदद करना चाहता है। आप बात कर रहे हैं, आज आपने ये प्रोग्राम किया, आखिर आपके दिल के अंदर भी कोढ़न है, गम है, फिक्र है, मेरे दिल के अंदर भी कोढ़न है, चुभन है। इसी तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल दहले हुए हैं, वो इंतहाई परेशानी के आलम में। और इस उम्मत मुस्लिमा में असहाब खैर मुखय्यर हजरात करोड़ों की तादाद के अंदर मौजूद हैं। वो मुखय्यर हजरात भी सामने आए और अरब कंट्रीज को मैं इस वक्त कोई और इख्तिलाफी बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपका माजी सखावत का रहा है। अरब ममालिक की सखावतें मशहूर होती हैं, लिहाजा अरब मुसलमान प्यारे बिरादरान इस्लाम को आगे आना चाहिए। इंडोनेशिया, अफ्रीकी ममालिक, मुस्लिम ममालिक, मलेशिया, इन तमाम कंट्रीज को सामने आना चाहिए और इन तुर्क और शामी भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। ये खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा की इस वक्त की सबसे बड़ी कलीदी बुनियादी जिम्मेदारी और फरीज़ा शरई है। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त किस तरह से हमें अपने तुर्कियों की मदद करनी चाहिए और हमेशा हम बढ़ चढ़ कर मुस्लिम उम्मा का ये हिस्ट्री रही है कि हमेशा हम बढ़ चढ़ के आगे लोगों की मदद करते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तलहा, एक हमारी ऐसी इंजीनियर हैं, ऐसी टैलेंटेड इंजीनियर हैं जिन्होंने रक्शे को मॉडिफाई कर दिया है। हमने आपको जैसे कि बताया था स्टार्ट में, हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे उनसे। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। चलें जी, अभी हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, अगर हमारे पास पिक्चर्स है तो मैं चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर से कि वो भी दिखाएं किस तरह से उन्होंने रक्शे को मॉडिफाइड किया है। बेशक नो डाउट हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फातिमा एक इंजीनियर हैं और ये चाहती हैं कि हम हमेशा बचपन से एक ही तरह के रक्शे में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा है क्यों ना रक्शे को ही मॉडिफाई किया जाए, एक नए अंदाज से उसको बनाया जाए और इसमें कोई नए फीचर्स भी ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं। जब हमें ज्वाइन करेंगी तो हम इनसे जानेंगे। तो जो मुझे स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है, काफी एरोडायनेमिक सा उन्होंने रक्षा बनाया है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल प्रोडक्ट सो आई कैन गिव अ बेटर। ये है फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये है। यकीनन बहुत अच्छा उन्होंने रक्षा बनाया, स्पेशियस, बड़ा और खूबसूरत है। फातिमा अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी वालेकुम सलाम। फातिमा, ये ख्याल कैसे आया, क्यों आया, क्या अचीव किया आपने इस रक्षे को बना के, और रक्षा ही क्यों? मैं बिकॉज NCA में पढ़ी थी, प्रोडक्ट डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ और मेरे बाकी जो क्लासमेट्स थे वो कार्स और बाइक्स इस टाइप की चीज़ों पे काम कर रहे थे। मुझे लगा कि रिक्शा हमेशा ही इग्नोर कर दिया जाता है, तो आई थॉट मुझे रिक्शे पे काम करना चाहिए। माशाल्लाह, वेरी गुड थॉट, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन आपका जो रिक्शा है लुक्स मोर लाइक अ न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक कार, क्या है इसके स्पेक्स वगैरह बताइए, पावर क्या है और डिज़ाइन एथिक्स में आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा? मैं देख रहा हूँ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कोई फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर कॉन्सेप्ट है रिक्शे का। मकसद ये था कि जो नॉर्मल रिक्शाज होते हैं उनकी बहुत टिपिकल लुक होती है और इतने अरसे से वही टिपिकल लुक चलती आ रही है। मैं चाह रही थी कि वो टिपिकल लुक ख़त्म कर दी जाए और पाकिस्तान में जो लोग कॉन्शियस होकर रिक्शा पे बैठते हैं उसको भी चेंज कर दिया जाए। बिकॉज आप देखिए बाहर की कंट्रीज़ में रिक्शाज या 3 व्हीलर जो भी ट्राइक्स होती हैं, आई थिंक कनेक्शन चला गया, आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई। तलहा
चलें जी, उनका शायद नेट का इशू हुआ है, फ्रीज हो गई हैं, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फातिमा, क्या आप हमें सुन सकती हैं? फातिमा, शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये पूछना था कि इस रक्शे में कितने लोग बैठ सकते हैं? 2-3 से ज़ायद अफराद तो आसानी से बैठ सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, पीछे आराम से 3-4 आ जाएंगे। लेकिन अगेन आई विल गिव क्रेडिट टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, NCA का बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान में ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे नौजवान वो पैदा कर रहे हैं जो अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को पाकिस्तान की खातिर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन बहुत ज़रूरत है कि हम अब अपग्रेड करें अपने आप को। सिंधी में कहते हैं 1900 ऊंधाए कहते हैं वर्दा अंधेरे को। तो 1900 अंधेरों की गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ इतना धुआं फेंक रही होती हैं, फिर भी हमारे यहाँ चल रही होती हैं, कोई उनको रोकता पूछता नहीं है। सैडली ज़रूरत है कि हम ऐसे नए रक्शे के डिज़ाइंस लेकर आएँ। मैं इनफैक्ट रक्षों की बड़ी कंपनी है साजगार, उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये NCA की बड़ी अच्छी तालिबा हैं, इनसे आप रब्ता करें और ऐसे फ्यूचरिस्टिक रक्शे लेकर आएँ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों, इलेक्ट्रिक भी हों, फ्यूल एफिशिएंट भी हों और लगे कि नए दौर की सवारी है, ना कि 1900 ऊंधाए। फातिमा ने मेंशन किया भी था कि ये चाह रही हैं आगे कि इसको इलेक्ट्रिक रक्शे बनाना शुरू कर देंगे, तो हम मजीद जानेंगे। दुनिया बना चुकी है, हम अभी 10 साल के बाद सोच रहे हैं। हम सोच तो रहे हैं और हमारे पास टैलेंट है कि जो बना रहे हैं। खैर, फातिमा से मजीद आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और फातिमा हमारे साथ लाइन पे हैं। दोबारा से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी फातिमा, बताइएगा, अपने रक्शे के फीचर्स के बारे में बता रही थी कि मजीद क्या नए फीचर्स लाने वाली हैं आप इस रक्शे में? जी, इस रक्शे को बेसिकली हम इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक में करने के बाद इसमें ऊपर सोलर पैनल्स की जगह है इसके, क्योंकि टायर्स कवर किए हैं तो टायर्स को चेंज करने की भी प्रॉपर जगह है और इसमें बैटरीज की जगह है। इसमें कंफर्ट जोन आपको मिलेगा, टिपिकल लुक नहीं है, एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है। तो टोटली हमने रिक्शा को चेंज कर दिया है। और कितने लोग बैठ सकते हैं पीछे इस रिक्शे में? ये बेसिकली 3 सीटर है, बट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। आगे भी ड्राइवर के साथ एक बंदे के बैठने की जगह भी हमने रखी है। कॉस्टिंग फातिमा क्या रखी है आपने? कॉस्टिंग कितने का पड़ेगा ये रक्शा? आपको कितने का पड़ा ये रक्शा? ये मुझे बेसिकली इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख का खर्चा इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आया, जो कि एक कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, उन्होंने पे कर दिया। बट मार्केट में जब आएगा इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ तो फिर ये ऑलमोस्ट 5 लाख तक पड़ेगा। कब तक आएगा उम्मीद है? अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसकी इंटीरियर पे काफ़ी काम है, फिर इसकी कॉस्टिंग और इसकी ब्रांडिंग एंड ऑल, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर देखेंगे। डिज़ाइन इंस्पिरेशन क्या है आपकी फातिमा? आई सी अ लॉट ऑफ एरोडायनामिक कर्व्स एंड टर्न्स। कहाँ से इंस्पिरेशन लिया आपने इस रक्शे की डिज़ाइन की? डिज़ाइन तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डिज़ाइन हमने किए, बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए। फिर बैठे बैठे मेरे माइंड में कैप्सूल टाइप शेप आई। मैंने कहा कि कैप्सूल से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट लूप का आपको पता होगा जी, तो इन्फिनिटी लूप्स से रिलेटेड भी मैंने इसे रिलेट किया और करते करते स्केच करते करते इस डिज़ाइन तक पहुंच गए। फिर जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचे, वहाँ पर भी बहुत सारी चेंजेस करते करते ये ऐसे सही नहीं लग रहा, ये वैसे नहीं लग रहा, फंक्शनैलिटी में इश्यूज़ आ रहे हैं, बस फिर ये शेप बन गई। सही, चले बहुत सारे चेक भी होते हैं कि इस तरह से सूट करेगा या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ही। और वी होप के हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये रक्शे सड़कों पर देखें। आमीन 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 सुम आमीन। और तलहा, क्रिकेट की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट सेगमेंट की। वो कौन सा है? और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है। आपको नहीं पता कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स है? इधर से मुझे पता चल गया। आपकी बात कुछ और है। हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में यकीन रखते हैं। पहले आपको बताते हैं, फिर वो सोचते हैं मुझे बताएं ना बताएं। हॉकी की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, स्क्वॉश की, स्विमिंग की, टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की, टेनिस की, स्विमिंग की, ये सब मेरे फेवरेट हैं। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स वैसे फुटबॉल है? ऑफ कोर्स, फुटबॉल दुनिया का सबसे मशहूर और मकबूल खेल है, इस बात में कोई शक नहीं। और आज जब मैं सुबह को अखबार मैंने खोली तो मेरे सामने खबर आई कि कमिश्नर कराची ने एक विजन देखा कि पाकिस्तान का जो फुटबॉल का हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ लियारी, और उन्होंने कुछ लोगों को अप्रोच किया और लकीली लंदन इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्रुप है, क्लब है, जिसका नाम है स्विंडन टाउन फुटबॉल क्लब। उनकी टीम से 2 अफराद यहाँ पर पाकिस्तान में आए
और उन्होंने एक कोच को सिलेक्ट किया लियारी से, कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया लियारी से, अब उनके वीज़ाज लगवाए जा रहे हैं, उनको इंग्लैंड ले जाया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान का बेहतर और दुनिया के लिए भी बेहतर मुस्तकबिल बन सके। क्योंकि हम जानते हैं ये मेसी और रोनाल्डो जो है ना वर्दाब, इनको सेलेक्ट किया गया था 12-13 साल की उम्र में और फिर इनको ट्रेनिंग करके 16-17 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया गया। तो एज यही होती है फुटबॉलर की कि वो 13-14 पे शुरू कर दे और उसकी रिटायरमेंट आ जाती है 35 के करीब। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा काम होता रहे। लेकिन अब खबर ही अच्छी आई है कि एक और शख्स हैं, एक और कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, फुटबॉल टैलेंट को बाहर लेके जाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं और दुबई की एकेडमी से उनका ताल्लुक है और वो यहाँ पे आए हैं। अली अल जैशी उनका नाम है, जो खुद भी पाकिस्तान आएंगे और यहाँ फुटबॉल लवर्स को ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी मदद भी करेंगे, किस तरह से उनको खिलाया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज वो मौजूद भी हैं। Ali, thank you so very much for giving us your precious time. My question to you is, what made you think of Pakistan? Because we're nowhere in the world when you talk about football, right? We're nowhere in the international ranking. You don't see us in the Football World Cup or any other football league. Why did you choose Pakistan? How did you find about Pakistan and the talent available here? Okay, Ali Al Jaishi, can you hear us? Ali? ओके, मे बी देयर इज़ अ कनेक्शन इशू। हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि अली अल जैशी जैसे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ के टैलेंट को वो अपने साथ उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनको मज़ीद सिखाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लियारी में हम जानते हैं जितना फुटबॉल का क्रेज़ और जितना टैलेंट कूट कूट के हमारे मुल्क में भरा हुआ है, तो उसको उभारने की देर है। यकीनन आई थिंक कमिश्नर कराची को मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा, मोहम्मद इकबाल मेमन साहब को, जिनके विजन की बदौलत पाकिस्तान से इस वक्त टैलेंट बाहर जा रहा है। काश की हमारे प्रोड्यूसर साहब उनकी भी तस्वीरें दिखा सकते, जो बच्चे इस वक्त बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज के अखबार में भी खबर शाया हुई भी है, तस्वीर भी है। अली अल जैशी से हमारा रब्ता हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुबई में है इस वक्त। लेकिन जो पाकिस्तान में फॉरेनर्स हैं, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में अल्लाह के हुक्म से, और हम उन बच्चों से भी रब्ता करेंगे जो इंग्लैंड इस वक्त जा रहे हैं। अली, कैन यू हेयर अस? डू यू हेयर माई वॉइस अली? नहीं जी, डिस्कनेक्टेड स्टिल। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से जनाब, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी खातून से, एक ऐसी फीमेल से जो एक ब्यूटी इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं, और अभी से नहीं कई सालों से, बल्कि अगर मैं कहूँ कई दिहाइयों से राज कर रही हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। एक सैलून से अकेले शुरू करने वाली आज पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री की जो है उन पे राज कर रही हैं और उन पे छाई हुई हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोज़ ब्यूटी सैलून की, जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में जिसने रोज़ ब्यूटी सैलून का नाम नहीं सुना होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है फ़रत अहसन, CEO हैं रोज़ ब्यूटी सैलून की, और रमशा अहसन हैं, डायरेक्टर हैं रोज़ ब्यूटी सैलून की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम। फ़रत साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा कि कई दिहाइयों से आप लोग राज कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री पे, तो एक सैलून से आपने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से आज जगह जगह आप लोगों के सैलून से और छाए हुए हैं आप। तो कैसे अपनी जर्नी का आगाज़ किया और एक ब्यूटी सैलून करने का ही क्यों सोचा, किस तरह से अपनी जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ। सफ़र तो बहुत तवील है, 40 इयर्स हो गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आप हिस्ट्री मालूम करते हैं या जर्नी मालूम करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी जगह को इतना बड़ा कैसे बना, ये इंसान सिर्फ जद्दोजहद और मेहनत कर सकता है, और इसको सिला देना, आगे बढ़ाना, फेम करना, ये सब अल्लाह के काम है। इंसान ईमानदारी से आगे चले और वो बढ़ता चला जाता है। उसको नहीं पता, जब हमने स्टार्ट किया था हमें नहीं पता था कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके कहाँ तक जाएगा, और अभी भी नहीं पता कि ये जाएगा कहाँ तक। लेकिन बस ये पता है कि आप लोगों के ट्रस्ट को मत तोड़िए। जब आप लोगों के ट्रस्ट को नहीं तोड़ते, वो आप पे एतबार करते हैं, आपका सफ़र चलता चला जाता है स्मूथ। और वाकई आज भी एतबार की अगर हम बात करें, जो आपने एतबार की बात की, तो
सिर्फ स्टार्ट में तो आप लोग पायनियर हैं, रोज़ का ही हर जगह नाम होता है, सब लोग रोज़ से ही तैयार होने जाते हैं, स्पेशली ब्राइड्स जो हैं वो कहें जी हम तो रोज़ से ही तैयार होना है। और आज भी इतने सालों बाद अभी भी मैंने बहुत सी ब्राइड्स को ऐसे देखा जो कहती हैं जी नहीं हम कहीं से तैयार नहीं होंगे, हमें सिर्फ रोज़ ही जाना है। आप बताइए आप कहाँ से तैयार हुए थे? मैं भी अपनी शादी पे, मेरी शादी हुई 2010 में, मैं रोज़ से ही तैयार हुई थी। इनफैक्ट मेरी बहन की शादी 4 साल पहले हुई है, वो भी रोज़ से ही तैयार हुई थी। नो डाउट आप लोगों का मेकअप बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है मेकअप मेथड्स बहुत ज़्यादा चेंज होते चले गए हैं। एंड बहुत से पायनियर ऐसे हैं जो अभी तक उस ओल्ड मेथड पे ही अटके हुए हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी तरफ लोग नहीं जाते। बट आई रियली वांट टू मेंशन दिस हियर कि रोज़ ने वक्त के साथ साथ अपने मेकअप को भी एडवांस किया। तो रमशा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं, काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन करती हैं, वुमेन को एम्पावर भी करती हैं, उनको हुनर सिखाती हैं, तो क्या आजकल किस तरह का मेकअप इन है? देखिए सबसे पहले हम फीचर्स को इन्हांसमेंट, आपको पता है लोग चाहते हैं, देखिए डिपेंड करता है चॉइसेस पे। कुछ लेडीज़ हैं वो कहती हैं हमें हैवी मेकअप चाहिए तो ऑफ कोर्स उनको फीचर्स को इन्हांसमेंट देने के लिए हम उनको हैवी लुक देते हैं, स्मोकी आइज़ हो गई या शिमर आइज़ हो गई, ओवरऑल मेकअप सॉफ्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें बिल्कुल न्यूड मेकअप चाहिए, जो कि आजकल आपको पता है बहुत ट्रेंडेड है, नो मेकअप लुक, लेकिन मेकअप भरा हुआ होना चाहिए। आपको पता है जो एक मेकअप आर्टिस्ट है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं ना तो ब्राइड हमारी कहती है कि मुझे बहुत सॉफ्ट मेकअप चाहिए। अच्छा सॉफ्ट कर दो, कहती है आइज़ छोटी लग रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा इन्हांस कर दें। अच्छा उससे इन्हांस करने के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा डार्क टोन देना पड़ता है। जब हम डार्क टोन देते हैं कहते हैं हाँ अगर इसमें थोड़ा सा ब्लू भी ऐड कर दें, क्योंकि आप देख रही हैं मेरे शरारे में ब्लू है। ओह माय गॉड। फिर वो अब साथ में अटेंडर कहता है कि सॉफ्ट मेकअप हो, ब्राइडल लुक नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल पार्टी मेकअप लग रहा है। अच्छा लड़ाई भी पता है क्या होती है? ब्राइड कहती है मुझे सॉफ्ट लिपस्टिक चाहिए और अटेंडर कहते हैं नहीं आज बारात लाल के अलावा रेड या मरून पे जाना पड़ेगा, लगेगा ही नहीं कि ब्राइड नहीं लगोगी। तो उस पे जो है ना थोड़ा सा होती है टेंशन रूम के अंदर। वाकई ये हमारे यहाँ जो एक बना हुआ है कि रेड और मरून लिपस्टिक नहीं होगी तो क्या वो ब्राइड नहीं लगेगी, तो वाकई ऐसा होता है? यानी कि आप क्या समझती हैं, क्या ये कोई फैशन साइन को कुछ लगती भी है नहीं भी लगती? अब देखिए इट्स अगेन अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स अगर सॉफ्ट मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगता है कुछ लोगों पे बहुत यंग लड़कियां हैं, अगर आप शार्प मेकअप कर दो या वही अगेन रेड लिपस्टिक लगा दो वो बहुत ही ज़्यादा अपनी एज से बड़ी लगने लग जाती है। तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप मेकअप करें तो फिर बहुत खूबसूरत बात ये आ जाती है कि आप फीचर्स के अकॉर्डिंगली मेकअप का ज़्यादा बेहतर वही कि सूट क्या करेगा और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। अच्छा यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी, सबसे अच्छी बात ये कि बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं कि वो ऐसा मेकअप करते हैं कि जब आप मुंह धो के आते हैं, जब मेकअप में तो पहचानते ही नहीं है हम अपने आप को कि जी हम ही हैं, शीशे में देख के कहते हैं कौन खड़ा है सामने, और मुंह धो लो तो फिर कुछ और निकलता है। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों का मेकअप जो होता है वो लगता है कि हाँ हम ही हैं जिसका मेकअप हुआ है। मेकअप उतरने के बाद दूल्हा भाई नहीं पूछेंगे कि बहन जी आप गलत घर में आ गई है। आपको पता है मेकअप पे बहुत सारे मेम्स भी बहुत आपको पता है बनते हैं मीम्स, और मीम्स भी बनती है राइट, और जोक्स भी बनते हैं, चलता रहता है। यही वो है। फरज साहिबा आप एक तो आपकी पूरी जर्नी के बारे में हमने जाना, आप सैलून संभाल रही हैं माशाल्लाह, सैलून्स संभाल रही हैं माशाल्लाह, और साथ साथ आप वुमेन को एम्पावर भी कर रही हैं, आप लोगों को हुनर सिखा रही हैं। मैंने बहुत सी ख़वातीन आपके सैलून में ऐसी देखी हैं, बहुत सी स्पेशल ख़वातीन भी देखी हैं जो शायद बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको हुनर सिखाएं कि आज वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हैं। तो ये क्या फीलिंग है कि दूसरों को पावर करना, क्योंकि जब वो सीख के जाती हैं डेफिनेटली वो अपना सैलून खोल लेती हैं और कॉम्पिटिशन में आ जाती हैं, तो आपको कभी लगता नहीं है इस तरह से कि जी ये तो मेरे कंपटीशन में तो खुद अपने कॉम्पिटिटर्स तैयार कर रही हूँ? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि रोज़ का मकसद है, देखिए नाम से जैसे रोज़ मीन्स खुशबू, ठीक है। अब खुशबू दबा के रखना तो कोई मतलब नहीं है, खुशबू तो फैलनी चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपकी जो खुशबू है वो ख़त्म होगी नहीं फैलाने से। तो इसका मकसद ही यही है कि जितने भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहें, अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है उनको ट्रेनिंग, इल्म बांटा जाता है, उनका हुनर दिया जाता है। क्यों? मांगने से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मांगने वालों को देखेंगे तो आप 2, 4 दिन, 5 दिन, साल तक उनका कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हुनर बांट देंगे तो वो लाइफ टाइम अपना खुद उठा सकते हैं। तो आप ऐसी मजबूत उनको स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो खुद से किसी के मोहताज ना हो। मोहताजी तो अल्लाह की अच्छी लगती है ना, बंदों की नहीं अच्छी लगती। बहुत तो आपकी खूबसूरत सोच और आला सोच की मालिक है माशाल्लाह। इसलिए हुनर बांटते रहिए, और जितना ज़्यादा बांटेंगे
आप यकीन कीजिए जितना बांटेंगे उतना मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना। नो डाउट, क्योंकि हम इतना दे सकते हैं, लेकिन जिसके मोहताज हैं हम, वो इतना देने वाले की ज़ात। वो कहते हैं तुम अगर हम कोई 1 रुपया भी देते हैं किसी को, इतना सा भी देते हैं, बदले में उसे डबल ट्रिपल करके हमें तो देता है। बस जब हम ये रखते हैं दिमाग में कि भाई हम कुछ नहीं है, देने वाली ज़ात वो है, और जितना आएगा उतना बांट दो। आप बांट दीजिए, उससे कई गुना फिर आ जाएगा। तो ये हुनर है, ये बढ़ता चला जाएगा। फूल है, खुशबू खत्म नहीं होगी। सही। अच्छा जी, आजकल 14 फेब आने वाला है, और 14 फेब पे आपको पता है बहुत से लोग खूब तैयार शयार होते हैं, अपनी सर्विसेज करवाते हैं, स्किन की ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो मैंने सुना है, कुछ मुझे सुनने में आया है कि रोज़ भी कोई स्पेशल ऑफर लेके आया है 14 फेब पे। जी हाँ, बिल्कुल। हम अपनी तमाम सर्विसेज पे 50% ऑफ दे रहे हैं। 50% सिर्फ और सिर्फ 14 फेब पे। सिर्फ 14 फेब पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, हेयर कट, एनीथिंग, एनी सर्विस। अच्छा, आपके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं? जी हाँ, हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू स्कैल्प, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है हेयर्स में, चाहे वो डैंड्रफ हो, ऑयली स्कैल्प हो, या फिर तमाम ट्रीटमेंट्स दी जाती है। लेजर स्किन लेजर ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। स्किन ट्रीटमेंट के बारे में चाहूंगी हमारे व्यूअर्स पता है, क्योंकि आजकल स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर आपकी स्किन लिफ्ट या स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो इन तमाम सर्विसेज पे 50% ऑफ है। वाओ, तो फायदा उठा लें भाई। 14 फेब को रोज ब्यूटी पार्लर चले जाएं आप, और 50% ऑफ पे आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। एग्जैक्टली। हाइड्रा फेशियल के बारे में आप बताएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वाकई उसका कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है या फिर वो टेम्परेरी होता है? नहीं, टेम्परेरी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त सैलॉन ही आए, आपको स्किन मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब लोग क्या कहते हैं, 5000 का फेशियल या 4000 का फेशियल या वट एवर द प्राइस इज, वो आके कराते हैं और कहते हैं 1 महीने तक मुझे अब कुछ करना ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। तो फेशियल कितने अरसे में लेना चाहिए? स्किन जो है रीजनरेट होती है 21 डेज के अंदर। प्रॉब्ली जो मेच्योर स्किन होती है वो उससे ज़्यादा होती है जल्दी जनरेट, तो उससे पहले आपको दोबारा से एक फेशियल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, सो दैट दोबारा रिंकल्स आने से पहले या फिर दोबारा स्किन उसी स्टेज पे, जिस स्टेज से हम उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्टेज पे आने से पहले हम उसको दोबारा से एक ट्रीटमेंट दे दें ताकि वो दोबारा से यानी कि एक सर्टेन एज के बाद महीने में 2 दफ़ा आपने फेशियल ट्रीटमेंट लेना है। सही जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहत साहिबा और अमशा हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने एक बम्पर ऑफर भी बता दी 50% ऑफ की 14 फेब को, तो भूलिएगा नहीं, ज़रूर जाइएगा रोज़ ब्यूटी सैलून 14 फेब अगर आपने 50% ऑफ अवेल करना है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात होगी दोबारा से फुटबॉल की। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लियारी के कुछ फुटबॉलर्स और एक कोच जा रहे हैं इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए। क्रेडिट जाता है हमारे कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब को, साथ साथ उनकी बदौलत इन सारे खिलाड़ियों को 2 साल से इंग्लिश सिखाई जा रही थी, तैयार किया जा रहा था ताकि उनको लैंग्वेज बैरियर का सामना ना हो। अब उनकी वीजास के लिए अप्लाई कर दिया गया है और हमारे लियारी के खिलाड़ी अब जाएंगे इंग्लैंड और इंटरनेशनल ट्रेनिंग हासिल करेंगे। यह खबर मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एक और ऐसे स्टार फुटबॉल ट्रेनर हैं फ्रॉम यूएई, अली अल जिशी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका भी कुछ ऐसा ही प्लान है। अली, thank you so very much. Welcome to Dunia Bol Hai. It's an honor and pleasure to have you on the show. Why did you think of Pakistan? Why Pakistan? Because I'm sure Pakistan doesn't stand anywhere in the world rankings of football, but you still chose Pakistan to come here and promote the talent over here. How did you find out about the talent available in Pakistan? Yes, good morning from sunny Dubai. Thank you for having me on the show. Look, Pakistan is obviously not on the football radar at the moment. But being in Dubai, we have a very strong Pakistani community. We get approached a lot by Pakistan. And we know Pakistan delivers something that's very much needed in world football, known as technical football player, or for a better term, a street footballer. The Layari boys, we hear about a lot in Dubai and on social media. And this is something very much needed in world football, the technical street footballer. So this is why we're coming to Pakistan, and we are very excited to be there. What should the footballers in Pakistan, the kids of Liari, the most talented people in the world, I would say, expect from you? Why are you coming here? How many kids do you look for? Where will you take them? How will you train them? Can you give us a small brief about your plan? Of course, yeah. So we are a professional football club in Dubai, known as the EPC, which stands for the Elite Performance Center.
We have players in Dubai from across the world, from Argentina, from Colombia, from England, from Holland. We're coming to Pakistan to pick up talented football players. We will scout these players. The best of the players will be signed with us on a professional contract. How many? We bring them to Dubai. I mean, look, it depends how much we find. You know, everywhere we've gone in the world, we will find 1 or 2 players from South Africa. We were in South Africa last year. We took 2 or 3 players here. So the scope is, you know, we are in football, we are greedy. If we find 6, 7 great players, we're going to take them. But generally, we'll be picking up talented football players and giving them the chance to develop as a professional football player. And hopefully producing national team players for you guys as well. Inshallah. I think that's some great news I'm getting this morning, and I hope you achieve what you want. Who should be excited? How should they contact you? Where will you be checking them out? This information is very important for all the players who are watching this video right now and watching us live on Bowl Network, because we are one of the leading Pakistan's news network. Where should they find you? How should they approach you? Where will you be staying or doing all the trials? Yeah, we're in Karachi on the 9th of March. We have 3 slots, maximum with players. And we will be in PKT Stadium, the PKT Stadium, which I understand is in central Karachi. We have a slot at 9 o'clock, 11 o'clock, and 1 in the afternoon. We already sold out one of the slots, so yeah, you can find us online. So whoever wants to apply for this slot, they have to pay up, Ali? Yeah, it's a registration fee. What is the registration fee? Spots. I understand it's 12,500 rupees. Okay. Yes. But Ali, I'm confused over here for a second, because there are a lot of players in Pakistan, because this Liari community we're talking about is super talented. It has so much potential to be tapped, untapped potential, which we need to show to the world. These kids are not very rich, Ali. I would request you to do a camp for Liari especially, the kids of Liari especially, who cannot afford the registration fees. Yeah, we're talking to some good contacts of ours in Karachi, which we may come and deliver a free session just for these guys. But for this professional contract, you know, we have limited spots and we have to only sell what we can sell, as you can imagine. The player that comes with us will earn a professional contract worth a lot of money. How much money do they earn? And the next question would be, everyone would be thinking, how much money could we earn? Approximately about $10,000 a year if you earn your professional contract. Amazing. And I personally think, considering the dollar situation in Pakistan, $10,000 would make a lot of rupees these days. So people would be really happy to hear that amount. So you're expected on 9th of March. And also, don't forget to bring into this beautiful city of Dubai. Dubai has now become a platform to launch players into Europe, and this is what we're doing here. So this is a once-in-a-lifetime opportunity. How many players have you launched before, Ali? How many players, how many stars have you launched before? Well, we just signed one yesterday, funny enough. One of our Greek defenders signed for a club in Iceland. If you go on our social media, you'll see. So we've launched, you've seen, we're showing pictures there of players in Zimbabwe. We do this quite regular. And are you planning to market your trip? Because I know of a lot of places where a lot of football talent is gathers and practices every day, like Karachi United, Zamzama United. A lot of groups and clubs in Pakistan are active. Do they all know about you? Because I'm sure they would love to know about you and plan for it. Yeah, I mean, look, like I said, we've got limited spots. We're also going to Islamabad and Lahore. Islamabad is nearly sold out. So we're very active on social media, and we've done a couple of press releases. So I hope they've heard of us. If not, this is why we're on your great channel. And especially for Karachi. Karachi excites us a lot. Ali Al-Jaishi, all our prayers are with you. We hope you find the talent you're looking for in Pakistan, and I'm sure you will, because we're super talented in Pakistan. All we need is a platform, an opportunity, which you're providing. Thank you so very much for being on our show, and all the best to you, Ali. Thank you for having us. उम्मीद करते हैं कि ये जो इस वक्त काबिश हो रही है, इससे पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को मौका मिलेगा. इनको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है जिससे साल के $10,000 कमा रहे हैं. पाकिस्तान को डॉलर्स की बड़ी ज़रूरत है. इसलिए प्लीज़ जितना भी पाकिस्तान में इस वक्त फुटबॉल का टैलेंट है और चाहता है कि उसे दुनिया में मौका मिले, तो ज़रूर इन ट्रायल से पहुंचिए. 9th of March को अली आ रहे हैं पाकिस्तान. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब शहरों में जाएंगे और ट्रायल्स करेंगे और टैलेंट हंट करेंगे. यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है. अब उन्हें मौका भी मिल रहा है. मुझे इस बात की बहुत खुशी है. चलते हैं वर्दा की जाने. कुछ ट्रैफिक के मामला वर्दा डिस्कस करेंगे.
जी बिल्कुल। कल मैं यहाँ पे ट्रैफिक के मामलात बताना चाहूँगी कि हम हमें इदारों के बारे में कहते हैं कि जी कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी जहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल के लिए हम जाते हैं, हम कहते हैं उफ हमें लग रहा है कितने बड़ा पहाड़ हमें एक सर करना है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ट्रैफिक के एक तो रूल्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाए जाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को इसके हुसूल में भी जो है बहुत आसानी पैदा की जा रही है कि आप ईजिली ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। एक वन विंडो ऑप्शन है जो इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे डीएसपी मसूद साहब ने और करंगी के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से इजीली बनवा सकते हैं। और आज वहाँ के डीएसपी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम करने का तरीके का इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो थैंक यू सो मच डीएसपी मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी ग्लेड to be here and I am thankful to you for your kind invitation. A pleasure, thank you so much. अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मैं खुद आई थी वहाँ पे, मैंने खुद ये प्रॉपर सारा एक थ्रू प्रॉपर चैनल का तरीका देखा है, किस तरह से आप जाएं, आपको कहीं भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली आप आएँ, अपना CNI दें, अपनी स्लिप बनवाएं, एक काउंटर पर जाएँ, डिटेल्स आपसे लेंगे और आपको आपका लर्निंग लाइसेंस उसी वक्त ही मिल जाता है और फिर उसके जितने दिन बाद भी आपका टाइम पीरियड होता है आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप जब आपने जिसका यहाँ का चार्ट संभाला उससे पहले कितनी प्रॉब्लम थी इस इदारे में? अच्छा वर्दा, मैं आपको बताऊँ, ये एक हमने जर्नी की है। दिस इज वी डिड अ जर्नी। पहले कन्वेंशनल से हम आए डिजिटल की तरफ और इसमें अगर मैं अपने एक IG हमारे AD ख्वाजा साहब, अगर उनका मैं नाम ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। दैट इज़ एक्चुअली हिज विजन। और अब जो मौजूदा जो हमारी कमांड है IG हमारे गुलाम नबी मेमन एंड हमारे तनवीर आलम ओडो साहब DIG साहब हैं, दे आर विजनरी ऑफिसर्स एंड दे वांटेड टू बी इम्प्रूव आवर लाइसेंस ब्रांचेस इन एवरीडे बेसिस। और नाउ राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एंड completing the all requirement of international standard। जो देखें हमारे पास जो टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो वही है जो कि ब्रिटिश के अंदर है। और हमारे पास जो जितना भी आपने प्रोसेस बताया ये सारा यूनिवर्सल है। और हमारा हम कोशिश जो मैंने देखा कि ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं आप लोग, पार्किंग टेस्ट होता है प्रॉपर, अब जिस तरह से मॉनिटर किया जाता है, हर जगह कैमरास लगाए हुए। पहले कहा जाता था कि जी आपकी रिश्वत चलती है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपका जिस तरह से मैंने देखा है कि बाकायदा जो भी लाइसेंस लेके जाता है आप उसको बाकायदा अपने कमरे में बुलाते हैं, उससे पूछते हैं किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई, कि प्रॉब्लम तो नहीं हुई, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हैट्स ऑफ टू यू डीएसपी। नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक्चुअली ये क्या है, इसमें मैं बड़ा विन विन पोजीशन में आ जाता हूँ। जब मैं हर बंदे से इंडिविजुअली उससे पूछता हूँ, उसका फीडबैक लेता हूँ, तो उससे एक तो मुझे ये पता चलता है कि जो लाइसेंस बनवा रहा है वो पूरा है, पूरा मीन्स के वो फिट है, कोई उसकी डिसेबिलिटी तो नहीं है। और दूसरा ये कि मुझे अपनी पूरी ब्रांच का फीडबैक मिलता है कि मेरे जो स्टाफ है उसने उनके साथ किस तरह डील किया, तो एक वो प्रेशर कायम रहता है अपनी जगह पर। और फिर दूसरा जब आप किसी पब्लिक के आदमी को रिगार्डलेस ऑफ दियर स्टेटस आप उसको इज्जत से बिठाते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक जेस्चर है आपका, एक हमारा गुड जेस्चर है। फिर ये कि जो पब्लिक के पुलिस का जो परसेप्शन है पुलिस के बारे में पब्लिक का, तो जो एक्चुअली वो डरते हैं नहीं, वो मतलब ये कि परसेप्शन है ना। आप आई ना, आप भी तो अकेली आई थी। हाँ। और मेरे पास लेडीज बहुत आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो जब वो आती हैं तो वो उन्हें पता चलता है कि जी एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटी तो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देख भी रहे होंगे, सब वो परेशान होते हैं कि जी हम लाइसेंस बनवाने कैसे जाएं, सुबह से उठना पड़ेगा, कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी। अब जो वन विंडो ऑप्शन है, मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए बताएं, ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब देखिए मैं यही आपको कर रहा हूँ, मैंने जो डिजिटलाइज का काम किया ना, अब आपका जो ये इशू है कि कौन सुबह उठे और लाइन पे लगे, आपके पास ये टेलीफोन है, हमारी साइट है DLS, आप उसमें जाइए, वहाँ पे जाके उसमें टाइमिंग है फ्रॉम 9 to 5, आप यू चूज योर स्लॉट कि आपको कौन सा चूज करता है, सूट करता है, आप उसमें जाएं, टोकन नंबर आपका हुआ होगा, लाइनें आपको ऐसा जब नहीं लगती हैं। ये वो पुरानी वीडियोस हैं जो लोग चलाते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। हम लोग बहुत चेंज हो गए, वी आर वेरी मॉडर्न एज फार एज ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस इज कंसर्न। हम लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में तमाम सूबों को। हमारा ड्राइविंग पैटर्न, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड 18 फीचर्स हैं उसमें सिक्योरिटी के, नोबडी कैन मेक फेक। अच्छा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। अगर आप DLS पे जाएंगे हमारी साइट पे, आप अपना अपॉइंटमेंट लें,
वहाँ पर अच्छा हमारा काम सिर्फ टेस्ट लेना नहीं, हम एजुकेट भी करते हैं। हम किस तरह पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं। इस DLS पे पूरा पेपर मौजूद है, जो एक हमारे पास एकेडमिक टेस्ट हम लेते हैं जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं और वो रिलेटेड टू द ट्रैफिक साइंस एंड और जो आपको रोज़मर्रा जो सड़क पे नज़र आते हैं वो सारे सवाल मौजूद हैं विद आंसर। अच्छा, ताकि आप पढ़ लें। आपके ऊपर जो होगा कि आपने टेस्ट देना है तो आपको मजबूरन ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। जब आप वो पढ़ेंगे तो आप अवेयरनेस आएगी आपको कि कहाँ पे आपने पार्किंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, और कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, साइन का मतलब क्या है, हर चीज़ का मतलब उसमें मौजूद है। आप देखें ना, अक्सर होता है कि जी ट्रेन आई और बस को उड़ा के चली गई और रेलवे फाटक नहीं था या कोई अटेंडेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पे साइन होता है जरूर। अगर आपको पता हो कि साइन का क्या मतलब है तो शायद बहुत सारे हादसा से बच जाएं। तो हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को, बहुत इजी है। हमारा मकसद फेल करना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना, ताकि लोग एजुकेट हों। हम रोड को चाहते हैं कि सेफ़ बनाएं। आप और हम जब बाहर निकलें तो हम ज़्यादा सेफ़ में फील करें। तो अब इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक टाइम। तो उम्मीद है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई भी है। और जिस तरह से आपने बताया कि आप वेबसाइट के जरिए DSL के जरिए आप वहाँ पे जाएं, आप प्री अपॉइंटमेंट अपने बुक करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानियाँ पैदा कर दी हैं। जहाँ पे हमेशा अपने इदारों के बारे में कहते हैं कि जी मुश्किलें, वहाँ पे हमें अच्छाइयाँ ही बतानी चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ मेंशन करती हूँ। अच्छा, एक और बात है, आजकल ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा बाइक्स चला रही हैं। जब लाइसेंस के लिए आती हैं ख़वातीन तो आप उस वक्त कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं ख़वातीन को बाइक चलाने में, कोई मुश्किलात का सामना, या कोई फैमिली की तरफ से कि नहीं जी इनको लाइसेंस नहीं दें और ये वो? नहीं, आजकल आई बिलीव ऑन वुमेन एम्पावर और सॉरी वुमेन एम्पावर। उसमें एक हमने स्कीम की थी। वैसे भी एम्पायर बना लेती है ना अपना अकेले, चाहे वो जैसी वो एम्पावर होती है वो अपने एक अलग समझती है कि हमने एम्पायर खड़ा कर लिया था, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो एक W हमने शुरू किया था, वुमेन ऑन व्हील हमारा प्रोजेक्ट है। उसमें हमने इंकरेज किया था। अभी मेरे ख्याल में रिसेंट पास्ट के अंदर पेप्सी वालों ने कोई मूव भी की थी जिसमें सारी वुमेन बाइकर्स थी। तो अब कराची में क्या, इवन हमारे जो सिंध के हैदराबाद गया था वहाँ में मुझे कुछ लड़कियाँ बाइक पे से नज़र आईं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता भाई आपकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो आप लोग हैं, आपको कैसे आदमी इग्नोर कर सकता है? अगर हम आप इग्नोर हो जाएंगी तो फिर ये तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सही बात है। तो आप लोगों की बिल्कुल एग्जिस्टेंस है और आप माशाल्लाह वुमेन्स आर वर्किंग वेरी फाइन, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। डेफिनेटली, नो डाउट। और अब तो कहते हैं कि ख़वातीन को आगे अपने पैरों पे खड़ा, जहाँ पे हम कहते हैं कि होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे ख़वातीन को बाइक्स वगैरह भी चलानी चाहिए और फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि वो अपने काम खुद से कर सके, किसी के मोहताजगी ना रहे। DSP साहब ये बताइएगा कि हम इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए जाते हैं अगर, तो उसका भी सेम प्रोसीजर है कि आप DSL के थ्रू जाएं, और कितने कंट्रीज में हमारा लाइसेंस एक्सेप्टेबल है या वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जाता है? नहीं, इंटरनेशनल का तो मतलब ही हो गया ना, अगर ना चले तो फिर आपको जरूरत क्या बनवाने की? नहीं, सिर्फ मखसूस कंट्रीज होते हैं एक्सेप्ट नहीं करते कुछ महीने। जहां आपका पासपोर्ट चलता है वहां पे आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चलता है। और इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आपने टोकन आपने लेना है ऑनलाइन, प्री अपॉइंटमेंट लेनी है, DSL के थ्रू ही आप जा सकते हैं। DLS के थ्रू ले लें। आप फिजिकली भी अगर आ जाते हैं तो उसमें भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सिचुएशन को देखते हुए। वॉक इन भी दे देते हैं उन्हें टोकन, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वॉक इन भी हम दे देते हैं अगर हमें कोई जेन्युइन रीज़न हो। अब सपोज कल आपकी फ़्लाइट है या परसों आपकी फ़्लाइट थी, आपने बुक करवाया लेकिन कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट था या सर्वर डाउन था, कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से, तो अगर आपका जेन्युइन रीज़न होता है तो हम कंसिडर करते हैं उसे। अच्छा, उसका 1 साल के लिए हम बनाते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, IDP कहते हैं उसे, और उसकी फ़ीस है 1050। और वो अच्छा, फीस भी कोई इतनी महंगी नहीं, जहाँ पे इतनी महंगाई चल रही है आजकल 1050 तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। जी, असल में हमारा मकसद सिंध गवर्नमेंट का तो ये ना लोगों को फैसिलिटेट करना मैक्सिमम, जहाँ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए, उसकी प्रोजेक्शन भी करनी चाहिए। तो सिंध गवर्नमेंट की बहुत सारी जगहों पे बहुत कंट्रीब्यूशन है पब्लिक के लिए, बहुत कुछ कर रही है। वो प्रोजेक्शन सही नहीं हो पाती लेकिन बहुत सारी पब्लिक फील्ड में बहुत काम हो रहा है। सही। अच्छा DSP साहब, कोई आखिरी कमेंट देना चाहेंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीइंग अ लॉ अबाइडेंट सिटीज़न, आप जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवाएं, और स्पेशली बाइकर्स और ये जो रिक्शे वाले हजरात हैं उनको कि वो अपनी लाइन में रहें और लाइन क्रॉस करने से पहले देख लें। आजकल मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पास जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो बाइक ख़रीदी वो CG 125 ख़रीदी थी, लेकिन जो पहला मैंने काम किया था उसके अंदर शीशा लगाया था ताकि वो आज ईजी टू ड्राइव हो जाता है। सही। मुझे आज हार्डली
यहाँ आप सड़क पे आए तो बाइक के ऊपर आपको शीशा नजर आएगा, वो बगैर पीछे देखे हुए हेलमेट पहना होता है, एकदम साइड में आ जाते हैं और उससे बहुत अक्सर खतरा होता है एक्सीडेंट का। सही, तो आप कहने का मतलब ये है कि ड्राइव सेफ, बी सेफ और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डीएसपी मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये तो थे डीएसपी साहब। अब आपका लाइसेंस बनवाना हो गया बहुत ही आसान, आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो बहुत आसान है। अब चलते हैं तलहा की तरफ और जानते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल। राइट कर लेते हैं वेदर अपडेट्स। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों के नए स्पेल की पेशनगोई कर दी है। स्वाबी अलर्ट भी जारी किया गया है कि शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब में मतला पर आलूद रहने के अलावा आंधी भी चलने का इम्कान है। गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है और साथ साथ जालाबारी भी एक्सपेक्टेड है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में चंद मकामात पर दरमियानी और शदीद बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। अब चले आप शहरों की बात करें तो दर्जा हरारत आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 19 रहने का इम्कान है, लाहौर में कम से कम 11 और साथ साथ इस्लामाबाद में कम से कम 8 और कोयटा में कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशनगोई की गई है। चीफ मेट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सरफराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, कराची में क्या सर्दी आप लौट कर आएंगी? कराची वाले सर्दियों को खैर बात कह गए हैं, सारे सर्दियों के कपड़े भी वापस से पैक कर दिए हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि कोयटा की जो कुछ हवाएं हैं वो कराची में एक हफ्ते की सर्दियां दोबारा लेकर आएंगी। कुछ खबर देंगे सर हमें? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई ऐसी खास सर्दी नहीं आएगी, बस ये कि कुछ दिनों में मतलब रात की थोड़ी सी खुनकी बढ़ सकती है। जैसे आपने नोट किया होगा कि पिछले दो दिन से तो रात में कोई नहीं रही, लेकिन आगे 2-3 दिन ऐसे हैं, 11, 12 और 13 तारीख, ये 3 दिन एटलीस्ट उसमें रात की खुनकी बढ़ सकती है। इतनी बढ़ सकती है कि आज जो टेम्परेचर 17 रिपोर्ट आया है मिनिमम, तो वो थोड़ा और नीचे अगर मतलब 14-15 की रेंज में आ सकते, बस नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी पाकिस्तान में सर क्या सूरत हाल रहेगी, यही बताइएगा। बाकी तो शुमाली इलाका जात में जैसे केपी में अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं, शुमाली इलाके हैं जो केपी की हजारा डिवीजन और सवात कलाम और सवात और मालाकंड और चतराल, उन इलाकों में अच्छी पहाड़ों पर बर्फबारी भी और बारिश भी अगले 2 से 3 दिन है। यानी 9 से लेके उस तक, आज से लेके 11 फरवरी तक पूरे केपी में और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में तो अगला पूरा एक हफ्ता वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी चलती रहेगी। अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत मुल्क के लिए भी रहमतें और बरकतें लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। ये थी हमारी वेदर अपडेट्स। चलते हैं वापस वर्दा के पास। जी, आपने मौसम का हाल जाना, आप सितारों का हाल जान लेते हैं। सारा काज़मी एस्ट्रोलॉजिस्ट है हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सारा। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी होती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आने वाला हफ्ता सितारों के हवाले से कैसा रहेगा? कुछ वार्न करना चाहेंगे आप सितारों को जिनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार? जी श्योर। अभी देखिए, अगर हम नेक्स्ट 2 डेज की बात करें तो एक मर्क्यूरी का जो एलिमेंट है वो रहेगा, मीन्स के अप एंड डाउन रहेगा, तो वन शुड बी केयरफुल। देन मून इन स्कॉर्पियो जो एक होता है, कमर दर्द अकरब कहते हैं इसको, वो भी अभी आने वाला है ऑन 13 till 16 का। ये 13 से लेकर कमर दर्द अकरब के दरमियान क्या होता है? हमारे काफी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपने कोई काम नहीं करना होता, मून इन स्कॉर्पियो में आपके लिए खतरा होता है। थोड़ा सा एक नेगेटिव हाउस होता है जिसके अंदर एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, लोग जरा थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, तो उसी वजह से अवॉइड किया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि कोई भी नया काम इनिशिएट ना करें। और ट्रैवलिंग करने से भी मना करते हैं इस टाइम पीरियड में? हाँ, ये कुछ स्टाफ के लिए होता है। देखिए, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर स्पेसिफिक जिनके होते हैं ट्रैवल हाउसेस, उनको मना किया जाता है। कोई नया डॉक्यूमेंट साइन ना करें, अपना जरा बैकअप चीजों का रखें, ये सारी चीजें आती हैं क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं ये कहती हूँ एटलीस्ट ये 54 आवर्स से लेके 2 दिन तक का एक टाइम पीरियड होता है, इसका जरा थोड़ा सा ख्याल रखिए, तो फिर इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल ड्यूरिंग दीज टाइम। और अभी भी नेक्स्ट 2 डेज भी जरा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा वाइल ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीजें हैं कि इसमें काम तो लोग बहुत करेंगे बट दे माइट गो थ्रू दैट बर्नआउट सिंड्रोम। नहीं होता जब हम ओवर वर्कआउट कर लेते, कोई भी इट वर्क या कोई इतना पर्सनल काम भी, और हेल्थ इश्यूज भी मेजर जो हमारे ना अगर स्टार्स की बात करें तो उनको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल इन दैट। तो वो कौन से स्टार्स जिनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं?
एरीज का है, एरीज का इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरीज को है ना इनका आएगा। देन जो आपके कैंसर है उनको जरा थोड़े से अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जरा थोड़ा ख्याल रखें, अपना शॉर्ट ट्रैवल स्पेशली, नॉट लॉन्ग डिस्टेंस बट शॉर्ट ट्रैवल्स का ख्याल रखें। अगर हम लियो की बात करें तो लियो को जरा अपने प्लानिंग फाइनेंसेस में करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी अप एंड डाउन आ सकता है, कोई मिसमैनेजमेंट, ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो उसका जरा थोड़ा ख्याल रख लें। देन अगर हम जो नेगेटिव जरा थोड़ा टाइम पीरियड है वो उनके लिए हो सकता है स्कॉर्पियंस के लिए स्पेशली, तो उनको जरा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि कीप अ चेक के ना क्या चीजें चल रही है हेल्थ पे स्पेशली। अगर वो वेट गेन करें या वेट लूज करें, दोनों का ख्याल रखना चाहिए बहुत एक जरा स्पेसिफिकली। देन ये सेजिटेरियस के लिए इमोशनल टाइम पीरियड हो सकता है, तो जरा थोड़ा सा ख्याल रखें कि वर्क प्लेस में ज्यादा ओवर शेयर मत करें चीजों को, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन पाइसेस का जरा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें एंड एवरीथिंग रादर देन इन्वेस्टिंग थिंग्स ऑन अदर्स जो जनरली कर रहे होते हैं, तो वो अपने ऊपर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। सही। अच्छा, आपने कमर अकब की बात की, मेरे पास मैसेज आया है सोलेहा का, वो पूछ रही हैं कि उनकी सर्जरी लाइंड अप है सैटरडे वाले दिन, तो क्या वो उसको पोस्टपोन कर दें? अगर कर सकती हैं तो थोड़ा सा करते हैं। हालांकि जब मून के जब सेकंड हाफ में जाते हैं 14 के बाद के मून के बाद, वो सर्जरी के लिए अक्सर बेहतर होते हैं, मगर समझ ज़ोडिएक साइन उन्होंने बताया। जी बोलिए। जी ज़ोडिएक साइन नहीं बताया। कि अगर वो कर सकती हैं फिलहाल तो कर दे, अगर नेक्स्ट वीक तक आफ्टर 16 के बाद अगर कर सकती हैं तो दैट विल बी गुड। अगर नहीं कर सकती है तो जस्ट गिव सदका बिफोर गोइंग आउट, किसी चीज का भी सदका दे दे या कोई अमाउंट डोनेट कर दे बिफोर गोइंग टू अ सर्जरी। सही। अच्छा, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारा आपने हमें आगाह किया, बताया स्कॉर्पियो क्या है। और सोलेहा ने जो सवाल किया था, आई होप सोलेहा आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि सदका दे दीजिए, कुछ भी करवाने से पहले सदका बेशक रद्द बला है, और बाकी अल्लाह पे हमारा ईमान होना चाहिए, और बाकी आप अल्लाह से दुआ कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए अपने काम के लिए, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।